now we have seen India prior British rule, then British rule over India, India's एग्रीकल्चरल सेक्टर्स एक्सप्लॉइटेशन. ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ एक दो चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी. बैटल ऑफ प्लासी था, उसका ईयर याद रखना है 1757. देन यू हैव टू रिमेंबर के जमींदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन द ईयर 1793. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर दैट मीन्स इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस एक ही चीज थी सबसे पहले, वो था हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. दैट मीन्स यहाँ के जो आर्टिशियंस थे, यहाँ के जो क्राफ्ट्स पर्सन थे, उनका जो हैंडवर्क था वो इतना अच्छा था. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एक्चुअली इंडिया की वर्ल्ड वाइड पॉपुलर थी. नाउ अब इसका एक्सप्लॉइटेशन कैसे हुआ वो हम देखने वाले हैं. हमारे यहाँ के रीजंस क्या थे पुअर स्टेट के, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के रीजंस जो थे वो थे de-industrialization, discriminatory tariff policy, decline in handicraft industries, lack of capital good industries, low contribution to GDP and limited role of private sector. सब कुछ सुनने में अलग लग रहा है, इसको हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज de-industrialization. De-industrialization मतलब क्या? Let's say British government systematically destroyed Indian handicraft industries and no modern industrial base was allowed to come up. De-industrialization मतलब क्या करना कि हमारे यहाँ जो थोड़ी बहुत भी इंडस्ट्रीज चलती थी उनको भी हम वापस कहाँ लेके गए? बैक टू जीरो. दैट मीन्स गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली प्लान किया था कि कैसे इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस हमें खत्म करना है. बिकॉज उन्हें इंडस्ट्रियल सेक्टर कहाँ सेटअप करना था? ब्रिटेन में. तो उन्हें इंडिया से सिर्फ रॉ मटेरियल की जरूरत थी, राइट? तो उन्होंने क्या किया? हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया. हाउ? वो हम देखने वाले हैं आगे. एंड इसके अलावा क्या था? कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल जो हमारा सेटअप था वो हमने ऊपर नहीं आने दिया. दैट मीन्स उन्होंने अलाउड नहीं किया कि कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया में सेटअप हो पाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप कर पाए. The primary motive of British rule behind the deindustrialization was twofold again, to get raw materials from India at cheap rates to be used by upcoming modern industries in Britain. जो मैंने आपको explain किया, because they wanted people to produce cash crops for them, to sell finished products of British industries in Indian market at higher prices. Now here also उनका ही benefit था ना, उनके पास industries थी, उनके पास raw material था जो इंडिया से जाता था, वहाँ पे वो लोग प्रोड्यूस करते थे finished goods जो यहाँ पे सेल होते थे हायर प्राइजेस में. तो ऑफ कोर्स अगर मैं हायर प्राइजेस में अगर मैं ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के कुछ गुड्स बेचूंगी तो उसके आगे हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वाले गुड्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. अब क्यों नहीं सर्वाइव कर पाएंगे वो देखने वाले हैं हम आगे. The next point is discriminatory tariff policy. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये भी बताया कि वर्ल्ड वाइड हमारा हैंडीक्राफ्ट फेमस था. दैट मीन्स हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में. अब वो कैसे रूइन हुआ? द मेन रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडियाज रिनोव्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री was the introduction of discriminatory tariff policy by colonial government. It is an important term, discriminatory tariff policy. इसके ऊपर MCQs आएंगे और ये term बहुत important है. Now, there was duty-free export of raw materials from India. That means अगर हम कभी भी import या export करते हैं तो गवर्नमेंट कुछ ड्यूटी चार्ज करती है. यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडिया से रॉ मटेरियल अगर ब्रिटेन में जा रहा है तो ब्रिटेन को ड्यूटी पे करनी पड़ेगी ना, एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट? तो उन्होंने वहां पे क्या किया? ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट. ठीक है भाई, रॉ मटेरियल तो फ्री में जाएगा यहाँ से, ठीक है. नाउ there was duty free import on the final goods of British industry to India. That means अगर वहां से कोई finished products यहाँ पे आ रहे, अगेन ड्यूटी फ्री import. इंडिया को भी कुछ पे करने की जरूरत नहीं, आप हमको रॉ मटेरियल दो, हम आपको finished products देंगे, ठीक है, ड्यूटी फ्री. But heavy duty was imposed on the export of Indian handicrafts. That means अगर इंडिया के handicrafts अगर एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो जो परचेजर है, जो बायर है, जो नेशन से जो खरीद रहे हैं हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, उनको बहुत हैवी ड्यूटीज पे करनी पड़ती थी. तो ऑफ कोर्स अगर कोई चीज पहले मुझे 50 रुपीज की मिलती थी, अब उसके ऊपर ड्यूटी भी 50 रुपीज लगने लगे. दैट मीन्स वो चीज मुझे 50 की जगह 100 में अवेलेबल हो रही है, तो मैं कब तक परचेज करूंगी? थोड़ा टाइम मैंने परचेज किया, देन धीरे धीरे क्या हुआ? डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि वो सबको बहुत एक्सपेंसिव लगने लगा बिकॉज ऑफ द हैवी ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. As a result, Indian markets were full of finished goods from Britain, which were low priced
It led to the decline of Indian handicrafts both in domestic as well as the export market. Now people stopped exporting our Indian handicrafts क्योंकि उनको बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी पे करना पड़ रहा था। अब क्या हुआ, ब्रिटिश गुड्स यहाँ पे आने लगे इंडिया में, तो उससे क्या हुआ, वहां के जो गुड्स थे वो चीपर प्राइस पे यहाँ पे वो है ना हैंडीक्राफ्ट के आगे चीप प्राइस में लगने लगे, बिकॉज हैंडीक्राफ्ट क्या होता है ना, हैंडमेड होता है तो उसमें ज्यादा हार्डवर्क लगता है, तो वो उसके आगे हाई प्राइस लगने लग गए। तो उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में भी हैंडीक्राफ्ट गुड का जो डिमांड था वो निल हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज adverse effects of decline of handicraft industry. The decline of handicraft industries adversely affected the Indian economy in the following ways. The first one was high level of unemployment. Unemployment किसके लिए, जो handicraft बनाते थे, who were employed in this sector. Now the decline of Indian handicrafts resulted in unemployment of mass on a mass scale. The displaced artisans were forced to take up agriculture for their livelihood. This increased the burden of population on villages and the overcrowding in agriculture. That means क्या हुआ, जो लोग अनएम्प्लॉयड हुए, ठीक है, तो उनके पास क्या स्किल थी, हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूस करने की, बट हैंडीक्राफ्ट का तो मार्केट डाउन हो गया, वहां पे तो हमारे पास डिमांड ही नहीं, तो हम किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। सो नाउ दे वर अनएम्प्लॉयड, तो उनके पास में अगेन क्या रास्ता बचता है, लास्ट में इंडिया में कुछ नहीं होता तो लास्ट में लोग एग्रीकल्चर की तरफ ही चले जाते हैं। सो नाउ अगेन उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना हाथ ट्राई किया, दे वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। उससे क्या हुआ, अगेन विलेजेस में बर्डन आया पॉपुलेशन का, बिकॉज दीज पीपल वर ऑल्सो गोइंग देयर एंड डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर। उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवर क्राउडिंग हो गई, दैट मीन्स जितने लोग नहीं चाहिए उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉय होने लग गए, ठीक है। नाउ import of finished goods, that is Indian made goods could not withstand the foreign competition of machine made cheap goods. It encouraged the import of manufactured goods from Britain. That means Indian goods जो produce होते थे वो foreign के goods को competition नहीं दे पाते थे, they could not stand in front of those goods. तो उसकी वजह से क्या होता था, imports जो ब्रिटेन से हो रहे थे वो continue रहे, ठीक है, और इनफैक्ट उनकी डिमांड इंक्रीज भी हुई थी इंडिया में, ठीक है। So these were the adverse effects due to the decline. The next point is lack of capital good industries. Now, the capital good industry refers to those industries which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption. मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो मशीन या टूल्स प्रोड्यूस करती है जिससे हम कंजम्पशन गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब इंडिया में क्या हुआ, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इंडस्ट्रीज में क्या चाहिए, मशीन्स चाहिए, टूल्स चाहिए, हमारे पास में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज ही नहीं थी जो हमें मशीन या टूल प्रोड्यूस करके दे पाए, जिसकी वजह से हम आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर पाए। सो वी डिड नॉट हैव दोज इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से हमने बहुत ज्यादा लैक देखा। British rulers did not pay any attention for their promotion as they always wanted Indians to be independent on Britain for the supply of capital goods and heavy equipments. Of course, ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उन्हें तो प्रॉफिट चाहिए था इसमें से भी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज के बेनिफिट के बारे में या उनके डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा। बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन, दैट इज ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ठीक है, कि वहीं से हम लोग को कैपिटल गुड्स लेना पड़े, वहीं से हमें हैवी इक्विपमेंट्स मंगवाने पड़े। नाउ दिस वॉज अबाउट द लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट इज लो कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। किसका लो कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीडीपी और ग्रॉस वैल्यू एडेड दैट इज जीवीए रिमेन्ड वेरी स्मॉल, बिकॉज इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कोई बेस ही नहीं था, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ही कम था, किसमें, जीडीपी में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वाज लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट हुई, गवर्नमेंट चाहती तो इन्वेस्ट करती, इंडस्ट्रियल सेक्टर को थोड़ा और एनकरेज करते, बट ये नहीं था। द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन of the public sector was a significant reason for drawback of industrial sector. हमारी गवर्नमेंट जो उस टाइम पे थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट, they took no interest in developing the industrial sector. The public sector remained confined only to the railways,
power generation, communication, ports and some other departmental undertakings. That means उन्होंने क्या यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट कहाँ पे किया, रेलवेज डेवलप किए, रोड्स डेवलप किए, उन्होंने कम्युनिकेशन डेवलप किया, टेलीग्राफ वगैरह हम सब आगे देखने वाले हैं, पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया, वो सारी चीजें जिनसे उनको बेनिफिट होगा इंडिया के अंदर, राइट? तो उन्होंने सिर्फ उन्हीं चीजों पे ध्यान दिया. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, finally it can be concluded that India remained backward in the industrial sector. हमारे पास जो भी रीजन थे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं था, हमारे पास में पब्लिक सेक्टर का रोल नहीं था इनफ, राइट? इन सब चीजों से हम एक ही चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत ही बैकवर्ड था. मतलब यहाँ पे प्रोग्रेस की बहुत ज्यादा जरूरत थी. और उसी टाइम पे क्या हुआ था, ब्रिटिश रूल के टाइम पे, ड्यू टू द इनिशिएटिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. अब पब्लिक सेक्टर का रोल तो नेग्लिजिबल था, कुछ था ही नहीं, ठीक है? तो प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या हुआ, प्राइवेट इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी. मॉडर्न इंडस्ट्रीज स्टार्टेड टू कम अप ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. दैट मीन्स 19th सेंचुरी के हाफ से धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ने कुछ इनिशिएटिव लिए. Now, industries established in this period were mainly confined to the cotton, textile and jute mills, and their progress remained very slow. That means क्या हुआ, वहां पे हमारे यहाँ पे क्या हुआ, कॉटन, जूट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ओपन हुई, क्योंकि यहाँ पे हमारे फार्मर्स जो थे वो कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे थे. तो हमारे जो कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इसका फायदा उठाया, उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर चालू किया इंडिया में, राइट? पर उसका ग्रोथ बहुत ही स्लो था. The cotton textile mills were mainly dominated by Indians and were located in the western parts of the country, namely in Maharashtra and Gujarat. इसीलिए हम अभी भी गुजरात को हम लोग बोलते हैं टेक्सटाइल हब है, बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब है. क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स लोकेटेड है, यहाँ पे मेन प्रोडक्शन होता है. Now, the jute mills dominated by the foreigners were mainly concentrated in Bengal. Jute mills कौन चलाता था? Foreigners चलाते थे. Again, cotton textile कौन चला रहा था? Indians. It was in Maharashtra and Gujarat. And jute mills were dominated by foreigners, and it was located mainly in Bengal. The major breakthrough was setting up of Tata Iron and Steel Company. Again, an important data ये याद रखना है आपको. टिस्को एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1907 इन जमशेदपुर, बिहार. ठीक है, टाटा ने आयरन एंड स्टील अपनी कंपनी स्टार्ट की थी उस टाइम पे. अ फ्यू अदर इंडस्ट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ शुगर, सीमेंट, पेपर एक्सेट्रा ऑल्सो केम अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट इज आफ्टर 1945. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कुछ और इंडस्ट्रीज भी आई थी. So this was all about the poor state of industrial sector in India and its exploitation. Let's move on to our next video.